नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं विकास शर्मा आपका अभ्युदय क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज एक विशेष चर्चा के लिए मैं आपके साथ रूबरू हुआ हूं। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि क्या ऑर्गेनाइजर बुक आरएसपी पास करने के लिए मस्ट है क्या। देखो, आपने कई बार देखा होगा अपने आसपास मित्रों में कई मित्र ऐसे होते हैं जो खूब तैयारी करते हैं, जज के तैयारी करते हैं। आपको लगता है कि इसका तो पक्का सिलेक्शन होगा, और मालूम पड़ता है कि ऐसे मित्र का सिलेक्शन हो जाता है जिसकी आपको दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। फिर आप उसको क्या करते हो, टटोलते हो, उसके साथ चाय की थड़ी पे बैठते हो तो बात करते हो, चल ये बता कि इस सन में क्या हुआ था, एकीकरण में उस समय प्रधानमंत्री कौन था। अच्छा, करंट का तेरे को ये सवाल आता है क्या, पॉलिटी में आप उससे फैक्ट पूछने लग जाते हो बीच बीच में जब भी बातचीत करते हो। तो फिर बाद में बात करते हो, यार भाई इसको इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, इसको ये छोटी छोटी बातें नहीं मालूम, इसको ये छोटी छोटी नहीं मालूम, लेकिन प्री क्लियर हो गया। और हमारा इतनी मेहनत करी, ये पढ़ा वो पढ़ा, लेकिन प्री क्लियर नहीं हुआ। देखो, आपको एक छोटा सा मैं अपना प्रसंग ध्यान कराता हूँ। 2013 में हमारा आरएस का सिलेबस बदला था। ये बेसिकली वाक्य सबको, पुराने विद्यार्थी सबको मालूम होगा, नए विद्यार्थियों के लिए भी ये बड़ा गाइडिंग फोर्स का काम करेगा। तो मैं बीकानेर में पोस्टेड था। मैं टाटा टेली सर्विस में नौकरी करता था, डोकोमो में। तो जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, जुन्नू, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये वाली बेल्ट दिखता था टेली से टेलीकॉम में, डोकोमो में। तो जहां मैं रहता था वो सूर सागर के पास में, ये वकील साहब का पूरा मकान ले रखा था। मैं था, एक हमारे मित्र थे राजावत जी, उनके साथ रहते थे। राजावत जी आरएस की तैयारी कर रहे थे। राजा जी पढ़ते थे, खूब मेहनत करते थे, लेकिन क्या होता है कि आ, हमारा जो उत्साह है हमेशा समान नहीं बना रहता। तो एक दिन वो बड़े, उनका उत्साह बड़ा डाउन था और वो बैठे हुए बड़े परेशान से बैठे हुए थे। तो मैंने बोला भोजन वोजन करते हैं, आओ शाम को बात करें। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आप कर लो, बाद में कर लेंगे, मैं बाद में कर लूंगा। मैंने पूछा क्या बात है भाई साहब, क्यों परेशान हो। बोलो भाई साहब इतना वास्ट है, बस एक काबू में नहीं आ पा रहा है। यहाँ रह रहा हूँ, खर्चा भी कर रहा हूँ, फिर एग्जाम भी आने वाला है, अब तो सिलेबस भी चेंज हो गया। उसमें क्या सिलेबस चेंज हो गया था 2013 में। उससे पहले 2013 में ऑप्शनल पेपर हुआ करता था। अब वो सब्जेक्ट का ऑप्शनल पेपर हटके एक कॉमन पेपर कर दिया था, जो ट्रेंड आज भी चल रहा है। चेंज हुए थे। तो मैंने उनसे चर्चा करते हुए पूछा कि मैंने भाई से बताओ आपको सिलेबस के बारे में जानकारी है कि, एक बार मुझे सिलेबस दिखाओ आप। जब सिलेबस देखा, देखा करने के बाद मैंने कहा भाई साहब, जब सिलेबस में डिस्कशन किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने, राजत जी आपके सिलेबस है ना, ढंग से बाइफिकेशन करके इसको रट लो। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारी तैयारी होनी चाहिए, एक बार आप इसको देख लो। दूसरा मेरा उनसे प्रश्न था, क्या आपने इसके पहले जो प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, आपने देखे क्या। तो उनका प्रश्न था, हाँ भाई साहब वो लास्ट में देखूंगा, एक बार ये तैयारी हो जाए तो एग्जाम से पहले एक बार नजर मार लूंगा। मैंने अच्छा। तो अगले दिन जब मैं वापस घर आया तो मैं एक किताब लेके आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, बड़ी मुश्किल से मिली थी। उसमें क्या था, पिछले साल के बस प्रश्न थे। तो मैंने बोला भाई साहब इसको देख लो, एक बार अपन देख लेते हैं। तो जब मैंने प्रश्नों का अवलोकन किया तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई साहब, इकोनॉमिक्स का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसमें से हर बार प्रश्न आते हैं। आपके राजस्थान हिस्ट्री में से ये एकीकरण का टॉपिक है, इसमें से देखो प्रश्न आ ही रहा है। हाँ? दूसरा मैंने कहा कि जैसे आर्ट एंड कल्चर में से, हिस्ट्री में से, वेशभूषाओं में से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो भाई साहब हर बार आते हैं, ऐसे दिखते हैं मुझे। तो आप एक काम करो, मैंने कहा भाई साहब आप सेलेक्टिव स्टडी कर लो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। आप गिनती के 10-12 टॉपिक अपने उठा के कर लो। जैसा वो बता रहे थे कि साहब 43-44% कट ऑफ जाती है, तो मैंने कहा उतनी ही लानी है, उतनी हो जाएगी। और इस बार तो आपके मैथ रीजनिंग में जुड़ गई, तो मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा जोर लगा लो। तो चर्चा होने के बाद वो किताब उनकी टेबल पर रखी रही थी। उनने जो प्लानिंग कर रखी होगी उस हिसाब से रखी रह गई। तो जब मैं ट्रैवलिंग करता था नौकरी के लिए, कभी गंगानगर, हनुमानगढ़, तो कार में पीछे बैठे बैठा उसको अवलोकन करता था, उस पुस्तक को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो बैठे बैठे मैंने उसमें क्या टिक लगाने स्टार्ट कर दिए कि ये आर्ट एंड कल्चर में, हिस्ट्री में से आया है, ये वेशभूषाओं में से प्रश्न आया है, ये एकीकरण में से प्रश्न आया है, ज्योग्राफी में ये नदी नालियों से प्रश्न, फिजियोग्राफी से संबंधित प्रश्न आया है, पहाड़ पठार, ऐसे में बैठा बैठा मैं उसको बांटते रहता था। और बांटते करते करते मेरे पास क्या, एक 10-15 पन्नों का हैंड आउट बन गया था। एक दिन मेरा जो प्रिंटर है उसके पास मैं गया और प्रिंटिंग करने वाले के साथ चर्चा कर रहा था। तो उसने बोला भाई साहब काहे के हैंड आउट बना रखे हैं आपने, इसमें आरएस लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने कहा भाई वो ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, उनमें से अपना एनालिसिस कर रहा था कि ये प्रश्न पत्र कैसा बनाते हैं आरपीएससी वाले। तो उसने जब वो देखा तो बोला कि भाई से एक काम करो, आप इसे एक किताब बना दो। तो उस समय दोस्तों ये 2013 में राजस्थान में अपन ने सबसे पहली किताब निकाली थी ऑर्गेनाइजर करके, जो ये चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज थी। तब तक कोई किताब बाजार में नहीं थी, कोई किताब सोच भी नहीं थी। इसको देख के बड़े बड़े जो पब्लिशर हैं और वो इस धर्रे पर आए हैं, लेकिन अभी भी वो अपने लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने क्या किया, बाइफिकेशन तो कर दिया, हिस्ट्री की एक जगह है,
पॉलिटी की एक जगह, लेकिन उसका भी बाइफिकेशन उन्होंने अभी नहीं किया पर्टिकुलर आरएस लेवल के लिए। तो दोस्तों मैं एक बार पुरानी अपनी बात क्लियर कर देता हूँ। तो उन्होंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन हुआ क्या, इस किताब को बनाने में, स्टडी करने पर मुझे एक क्लियर इंसाइट आ गई थी कि भाई ये टॉपिक कर लेंगे तो उसमें सिलेक्शन आराम से हो सकता है। राजावत जी ने मेरा एक दिन फॉर्म भर दिया था, फॉर्म भरने के बाद परीक्षा दिया, परीक्षा दिया है तो भैया अपना बढ़िया सिलेक्शन हो गया था, 100+ नंबर आया और सिलेक्शन हो गया। राजावत जी का उस समय हुआ नहीं था, अफसोस रहा, लेकिन हमारा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन मेरा सिलेक्शन केवल और केवल इस किताब की वजह से हुआ था। और लास्ट के आई थिंक मुझे अच्छे ध्यान है 26-27 दिन में पढ़ा था। हमारा एक सेमिनार था एमपी में, वो सेमिनार करके मैं जैसे ही आया और आके मैंने देखा कि भैया 25-26 दिन बचे हैं, तो उठाई अपनी ऑर्गेनाइजर पुरानी किताब और पुराने क्वेश्चन को स्टडी किया और उसके अकॉर्डिंग केवल लक्ष्य में से और राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट पत्रिकाओं में से मैंने अपना वो मैटर तैयार करके एग्जाम दे के आ गया था। और उससे भैया वो एग्जाम बढ़िया से क्लियर हो गया था। करंट में भी पकड़ में आ गया था कि स्पोर्ट्स में से कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और पर्सनैलिटीज में से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, और एक अमेंडमेंट का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया था। देखो मैं आपको बात ये सारी इसलिए बता रहा हूं कि आप यदि स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आरएसपी आपको नहीं रोकने वाली। और इसके लिए मैं आपको कोई एक चम्मच में कोई बड़ी जबरदस्त रणनीति पकड़ा दूं तो वो भी संभव नहीं है। जैसे जैसे आप स्टडी करेंगे ना साइंटिफिकली, तो आप में एक इंसाइट डेवलप हो जाएगी कि मैं जब ये पढ़ रहा हूं तो इसमें से कैसे क्वेश्चन मुझे पुटअप करना है। उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन बुक के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं बड़े ठोक बजा कह रहा हूँ, आरएसपी में जो भी विद्यार्थी सिलेक्ट हो रहा है ना, वो ये एक्सरसाइज करता ही करता है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और जो एक्सरसाइज आप करोगे ना उसको बड़ी रिफाइन तरीके से एक्सरसाइज करके ऑलरेडी मैं आपको दे रहा हूं। इसमें बेसिकली हमने क्या किया है दोस्तों, 24 वर्षों के जो पेपर हुए हैं 24 सालों में, 1998 से लेके 2021 तक के, ये सभी पेपरों को अपने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज अपन ने बांट लिया। दूसरा इसमें क्या किया, 2013 का एक कैंसिल्ड पेपर था, वो किसी ने नहीं दे रखा, वो पेपर भी अपन ने इसमें डाल दिया। अब एक बार इसके ना इसकी उपयोगिता आप समझ लो कि भैया आपकी तैयारी में आपको कैसे योगदान देगी। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं बड़ी विदाउट बीइंग बोस्टफुल कि इसको करने के बाद इसको आप अच्छे से यदि कर लोगे, क्वेश्चंस को एनालिसिस साथ साथ कर लोगे पढ़ते वक्त, तो तय मान के चलना अगली बार जब हम चर्चा करेंगे आरएसपी जब हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, रुकने वाला कोई नहीं है। तो एक बार देख लें इसको। ये अपना मेन पेज है ही ऑर्गेनाइजर बुक का, अभ्युदय प्रकाशन का। अब एक बार ये देखो आप क्या किया है दोस्तों, अभी क्या मिलता है मार्केट में। देखो एक बात का और ध्यान रखना, यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आरएस का जो पेपर बनाएगा उसके माइंड से ही खेलना पड़ेगा आपको। आप सोचो मैं पटवारी के भी क्वेश्चन कर लूं, अन्य छोटी एग्जाम के भी क्वेश्चन कर लूं और फिर आरएस की परीक्षा में बैठूं तो ठीक नहीं होगा। आपको जिस युद्ध में लड़ना है उस युद्ध के पैंतरे करने वाले युद्ध अस्त्र शस्त्र से तो आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए ना। तो देखो ये आपको अलग से आरएस की तैयारी में एक बार तो इसको गीता की तरह रख के रटना ही पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन रटना ही पड़ेगा। और आप ध्यान करना हर वर्ष 5-10 क्वेश्चन तो पुराने रिपीट हो ही जाते हैं, और रिपीट तो हो जाते हैं लेकिन उसमें भी हमें ध्यान में आना चाहिए कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। देखो जैसे राजस्थान की बात करें आर्ट एंड कल्चर की, तो इस पुस्तक में हमने क्या किया है, इस पुस्तक में आर्ट एंड कल्चर को भी हमने 13 भागों में डिवाइड कर दिया। लोक देवी देवताएं, संत संप्रदाय, त्योहार, दुर्ग, पुरातत्व स्थल, जनजाति, नृत्य नाटक, रीति रिवाज, चित्रकला, भाषा, साहित्य, इतिहास और ये एकीकरण, स्वतंत्रता संग्राम वगैरह, किसान आंदोलन, सब इसमें बांट दिया। और बांटने के बाद जिस टॉपिक में से जो प्रश्न आ रहे हैं वो पिछले 1998 से लेके 2021 तक के सारे डाल दिए कि किस टॉपिक में से कब कौन सा प्रश्न पूछा गया है। वो इसलिए दोस्तों, अब देखो तैयारी करते वक्त कहाँ ये काम आएगी, आपको अभी प्रैक्टिस नहीं करनी है, वो कर लेना, तैयार हो जाए तो एमसीक्यू लगाते रहना। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी तैयारी करते समय जब दुर्ग पढ़ोगे तो तुम्हें ध्यान में आएगा कि आरएस वाला दुर्ग के क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है, स्वतंत्रता संग्राम के क्वेश्चन की फ्रेमिंग एग्जामिनर इस तरीके से कर रहा है। जब बार बार आप इनको करोगे ना तो आप देखना जब पढ़ाई करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये तो फालतू की चीजें, इसको हटा लो, केवल ये पढ़ लो, इससे अपन क्वेश्चन फ्रेम करके भैया अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों अपन ने जो भूगोल है, राजस्थान का भूगोल में सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं पटक दिए कि हाँ भाई भूगोल की एक साइड कर दी, नहीं, भूगोल का भी अपन ने बाइफिकेशन कर रखा था। ये बाइफिकेशन तो अपन ने 2013 में जो बुक निकाली थी उसमें भी कर रखा था।
आज इसी को देख के लोग ढर्रा बना रहे हैं, इसी के लोग देख कर क्या कर रहे हैं, अपनी बुक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो इस बाइफिकेशन में नहीं पहुंचे हैं। ज्योग्राफी, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, फॉरेस्ट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इस तरीके के 14 टॉपिकों में अपन ने ज्योग्राफी को तोड़ दिया। ये तो केवल राजस्थान की ज्योग्राफी को तोड़ा है, भारत की ज्योग्राफी को इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों इतिहास, इतिहास को अपन ने 3 भागों में बांट दिया है। फिर विश्व का भूगोल है, जो इंडियन ज्योग्राफी और अपन विश्व का भूगोल की बात करते हैं, विश्व के भूगोल को अपन ने 5 भागों में बांट दिया। इसको भारत के भूगोल को 9 भागों में बांट दिया। राजस्थान की पॉलिटी अलग कर दी और भारत की पॉलिटी अलग कर दी, एक पॉलिटी नहीं रखी है। उसी के बाद इकोनॉमी को अपन ने बांट दिया। अब देखो करंट अफेयर्स जो एक मेजर रोल अदा कर रहा है, इस करंट अफेयर्स को भी अपन ने 5 भागों में बांटा है कि इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन कैसे उठा रहा है वो, नेशनल करंट अफेयर्स के एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन उठा रहा है, राजस्थान करंट अफेयर्स से क्वेश्चन कैसे उठा रहा है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन कैसे उठा रहा है, अवार्ड, पर्सनैलिटीज, इन सबके क्वेश्चन कैसे उठ रहे हैं, ये बेसिकली अपन ने इसमें मेंशन कर दिया है। क्लियर। फिर अपन ने एक बेसिकली ये बुक आपको यूज कैसे करनी है इसका एक सिनॉप्सिस दिया है। ये 2013 में अपना बड़ा सक्सेसफुल मंत्र रहा है, इसी को देख के अपन ने तैयारी करी थी, तो उससे अपना आराम से काम हो गया था। देन दोस्तों अपन ने पूरा हिंदी और इंग्लिश में आपको सिलेबस दे दिया है। अब जो इंपॉर्टेंट है आपके स्ट्रैटेजी के लिए जो काम आएगा वो ये चार्ट काम आएगा। इस चार्ट को बनाने में भी भैया नानी याद आ गई थी, क्योंकि मेरे पास तो पुराना था, उसको अपडेट करने में ही बड़ी दिक्कत आ गई एक एक क्वेश्चन पुटअप करने के लिए। वो एक्सरसाइज अब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसमें अपन ने गत वर्ष जो प्रश्न पूछे हैं उनका ईयर वाइज निकालने की कोशिश करिए, वो भी टॉपिक वाइज। ऐसे नहीं कि हिस्ट्री में इतने या पूरे राजस्थान में इतने हैं, ज्योग्राफी में पूरे इतने हैं, उसको भी जो टॉपिक वाइज अपन ने अंदर चैप्टर दिए हैं उसमें प्रश्न बांट दिए हैं। समझो उस बात को। जैसे 2021 में तो लोक डिटीज में से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो अब आपको इंसाइट आनी चाहिए कि 2016 में भी नहीं आया, 18 में भी नहीं आया, 21 में भी नहीं आया, तो इस वर्ष भैया लोक डिटीज में से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। आप देख लेना, एग्जामिनर जब बनाता है ना क्वेश्चन पेपर तो पुराना वाला देखता है, वो देखता है इस बार ये तो ऑलरेडी अपना पूछा हुआ है, एक काम करते हैं ये लोक डिटीज में से ले लेते हैं। 3 साल से लोक डिटीज में से प्रश्न आया भी नहीं है। ऐसे ही दोस्तों एक है ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, 3 साल से आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर में से इसमें से प्रश्न आएगा इस बार पक्का, आप देख लेना। लैंग्वेज लिटरेचर में क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, पिछली बार भी आप देखो 5-6 प्रश्न आए थे, इस बार भी 3 प्रश्न आए लैंग्वेज और लिटरेचर में से। ऐसे ही आप ज्योग्राफी में देखेंगे तो ये पार्ट इस समय खाली पड़ा है, तो आप ध्यान करना क्लाइमेट, सॉइल, फॉरेस्ट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, राजस्थान के भूगोल में से इसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। क्लियर। ये आप बाइफिकेशन देख लेंगे ना कि किस वर्ष में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो एक बार आपने ट्रेंड पकड़ लिया ना तो प्री आपके लिए बड़ा आनंददायक और सुकूनदायक हो जाएगा। आप एक निश्चिंत हो जाएंगे। जब आपको कई बार गिल्टी रहती है कि यार इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, फिर भी प्री नहीं निकला, और ये मौज मस्ती करते रहते हैं, इनके प्री निकल जाते हैं। हर लेक्चर में देखते हैं कोचिंग वाला ये कहता है प्री के लिए क्यों टेंशन लेते हो, मैथ और ये कर लो, रीजनिंग कर लो, इसका इतना इतना कर लो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, रीजनिंग निकल जाएगा, फिर भी नहीं निकल रहा। ऐसा होता है ना, उसके पीछे कारण ये है कि ये एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। जिस दिन हमने ये एनालिसिस कर लिया, सारे क्वेश्चनों को एक बार देख लिया, तब आपको संकट नहीं आएगा प्री के लिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। सेम ऐसे ही दोस्तों अपन ने आगे बाइफिकेशन कर रखा है, इतिहास का, भूगोल का, भारत के भूगोल को, राज्य व्यवस्था को, ये सारे बाइफिकेशन कर रखे हैं। और अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक में, जब वो चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसके स्टार्टिंग में भी अपन ने दे दिया है। तो दोस्तों मेरा आपसे बड़ा मन से आग्रह है, इसलिए नहीं, और वैसे भी ये सब जगह पूरे राजस्थान में किताब फैल जाएगी तो हमारी कोठियाँ खड़ी हो जाएंगी या बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जो कहते हैं ना कि मन में एक सिंपैथी होनी चाहिए। हाँ, अब आप सब जब तैयारी कर रहे हैं तो जिस सड़क पर आप चल रहे हैं, जैसे हमने कहीं पर ठोकर खाई, तो मैं हर बार कहता हूँ कि मेरा ये आग्रह रहता है कि जहाँ हमने ठोकर खाई वहाँ आपको दिक्कत नहीं झेलनी पड़े। मैं आपको पहले ही बता दूं भैया, वहाँ जा रहे हो तो बाटा पड़ा है, कूद के जाना, उस पत्थर को छलांग मार के जाना, इतना सा मात्र उद्देश्य है। क्योंकि ये पुस्तक ने भैया मेरा तो हर बार प्री निकाला था, 2013 से लेके 21 तक में एक बार भी लोड नहीं आई। हंसते खेलते जाते थे, सेलेक्टेड चीजें पढ़ते थे और प्री निकल जाया करता था। जैसे मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया का कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के जाता था और प्री निकल जाता था। मैंने कभी एंशियंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी 2013 से लेके अब तक में। अब उसका कुछ नुकसान मेंस में होता है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी तो प्री तो नहीं रुकता था।
2016-17 तक तो नौकरी कर रहे थे, तो नौकरी करते थे मजे से फ्री दे के आ जाया करते थे। इसको अपडेटेड करते रहते थे, जो अपने निकट के भाई बंधु थे उन सबको दे दिया करते थे, उन सबको ये बुक दे दिया करते थे, तो वो आराम से निकल जाया करते था उनका प्रीव्यू। अब ये सबके लिए अवेलेबल कर दिया, चूंकि अपन ने प्रकल्प चालू कर दिया अभ्युदय, और अभ्युदय का अपना माइंडसेट भी यही है कि प्रशासन में अपन से जुड़े हुए वह ईमानदार बालक जाएं जो राष्ट्र के लिए सोचें। हाँ? जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी बच्चों के माथे पर हावी हो रही है, वो ना हावी होके अपने राष्ट्र को प्रमुख रखते हुए नौकरी में जाएं और राष्ट्र को सहयोग दें। इस निमित्त भैया ये अभ्युदय का अपन ने स्थापना करी है, और उसके लिए बुक निकाली है। और हमने जो ये बुक निकाली थी, जब मार्केट में लेके गए, तो अभी कल परसों जब मैं किताब वालों के पास लेके गया तो बोला इतना भारी पन्ना लगाने की क्या जरूरत थी भैया, यहाँ तो कचरे वाले पन्ने लगते हैं, आपने क्यों इतना खर्चा कर दिया। अब मैंने कहा भैया हमारे मन में तो ये भाव था कि बालकों को अच्छे से अच्छा मटेरियल मिल जाए, अच्छी सी पुस्तक मिल जाए, जो रखे हैं पढ़े हैं तो उनको आनंद आए। तो भैया अपन ने तो इसमें भारी मतलब घी भी डाल दिया। लेकिन इसमें जो हम अभी आप विद्यार्थियों से जैसे जयपुर में अपन ने टोंक फाटक में बीएल वाला है, उसके पास पुस्तक अवेलेबल है, कल्याण करके उसके पास अवेलेबल है, त्रिवेणी सर्कल पे दीक्षा वाला है, अग्रवाल बुक डिपो है उसके पास अवेलेबल है, मानसरोवर में मेहता बुक डिपो और अपने शिक्षा स्टेशनर्स हैं उनके पास। मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। आप क्या करना, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाना ना, और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना। व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर ये दे रखा है, इस पर जुड़ जाना। इस पर आपको बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कितने की बुक है क्या है। अभी हम जो बुक कुरियर कर रहे हैं वो 195 रुपीज़ में ही हम राजस्थान में भेज रहे हैं। इस बुक को 195 रुपीज़ में राजस्थान में भेज रहे हैं। तो आप क्या करना, इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, और फिर आपके उस एड्रेस पर हम बुक आपको घर पे पहुंचा देंगे। दुकानदारों के साथ समस्या ये आती है कि उनको कमीशन दो, तो हमने कहा वो कमीशन बचा के हम कुरियर में लगा देंगे पैसा, और ठेठ आपके घर तक पहुंचा देंगे, ठेठ आपके घर तक पहुंचा देंगे। 150 160 रुपए की बुक आ रही है, तो हमने तो जम्मू श्रीनगर सब जगह भेजनी स्टार्ट कर दी है। जैसे कि कल जो बुक हमने कुरियर करी थी 39 बुक थी, जिसमें से 8-9 तो हमने बाहर भेजे हैं, जिसमें उड़ीसा भी है, जम्मू कश्मीर भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा भी है, वहाँ भी हमने बच्चों को पुस्तकें भेज दी हैं। तो आप तो मेंशन कर देना व्हाट्सएप नंबर पे, और आपको लगता है कि नहीं ज़रूरी है, अभी भी आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है, और लगता है भैया जिन जिन को ज़रूरी है, तो भैया ये पुस्तक ले लेना। सिलेक्शन हो जाए तो मेरे से पैसे वापस ले जाना आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो आपका इस बार आरएसपी नहीं रुकेगा। कट ऑफ बढ़ा दोगे आप सब, आरपीएसए में इस बार आप कट ऑफ बढ़ा दोगे इससे तैयारी करोगे तो, क्योंकि ये आपकी इंसाइट डेवलप कर देगी मुझे पढ़ना कैसे है, उस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे पुटअप करने हैं। पढ़ा सबने होता है, लेकिन जो इंसाइट होती है ना जिसकी कि ये इस पैराग्राफ में से इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, वो इंसाइट डेवलप करनी है आपको। वो 3-4 बार आप इसको पढ़ना टॉपिक वाइज, तो आपकी इंसाइट भी डेवलप हो जाएगी। इसी आग्रह के साथ कि मेरी जो मन की सही बात है आप तक पहुंची होगी, और निस्संदेह मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि आरएस की तैयारी के लिए भैया आपको सिलेबस क्वेश्चन पेपर को बाइफिकेशन करके पढ़ना ही पड़ेगा। जिसका भी सिलेक्शन हुआ होगा उसने ऐसे ही किया होगा मेरे दोस्तों। तो मेरा आपसे पुनः आग्रह है, ये किताब लेना अपनी डेस्क पर होनी ही होनी चाहिए। आरएस का जो भी भैया विद्यार्थी है उसके पास ये बाइफिकेशन वाली चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बुक होनी चाहिए। इसको रखना, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो पैसे वापस ले जाना मेरे से, ठीक है। चलिए, मन में कोई भी शंका हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, टेलीग्राम पर जुड़ जाना, तो आगे किसी भी प्रकार की कोई बातचीत होगी तो अपन उस पर कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।